हाय हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एडवोकेट राजकुमार थोरात सर से ओबीसी के कुछ महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। हमारे गेस्ट एडवोकेट राजकुमार थोरात। साथियों, जैसे कि हमने पिछली बार देखा, अनुसूचित जाति अर्थात एससी की निर्मित 1932 में जो कम्युनल अवार्ड आया, उसके बाद पुनः पाठ के बाद पहले उसकी निर्मित हुई। अब हम लोग देख रहे हैं कि देश का सबसे बड़ा तबका अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी की निर्माण कैसे हुआ, उसकी आज के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक जीवन में क्या समस्या है, इसके बारे में कुछ चर्चा आपके साथ करेंगे। साथियों, 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ, जिस संविधान को 26 नवंबर 1949 में स्वीकार किया था और उसी संविधान के, भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 में ओबीसी के संदर्भ में बात कही है। साथियों, इसका ब्रीफ में हिस्ट्री यह है, संवैधानिक चर्चाएं, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट वॉल्यूम नंबर 2 में जब ओबीसी के आर्टिकल 340 के बारे में चर्चा हो रही थी, ओबीसी कौन है, ये सवाल पैदा हुआ। तब जाकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि देश में एससी और एसटी के अलावा ऐसा एक बड़ा वर्ग है जो सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। उस वर्ग को, उस जाति को, उन जाति समूहों को अन्य पिछड़ा वर्ग कहा जाए। जब उन्होंने ये चर्चा रखने के बाद संविधान सभा में इसका विरोध हुआ। उसी समय सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि खुद बैरिस्टर थे, उन्होंने सवाल किया था कि हमको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब ये तो समझ में आया है, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग कौन होगा, इसके बारे में कोई बात हमारे समझ में नहीं आ रही है। तब जाके उसके अंदर जो लॉन्ग डिबेट हुई, डिस्कशन हुई, और डिस्कशन होने के बाद आर्टिकल 340 को स्वीकार किया गया। और आर्टिकल 340 को स्वीकार करने के बाद यह तय हुआ कि जो भी पहली सरकार बनेगी और पहले सरकार में जो भी पहले राष्ट्रपति होंगे, वो राष्ट्रपति एक कमीशन का आयोजन करेगी और उस कमीशन के द्वारा भारत में अन्य पिछड़े जातियां कौन है या अन्य पिछड़े जातियां किन्हें कहा जाता है, उसके मापदंडों के आधार पर स्वीकार किया जाएगा। ऐसा स्वीकार करने के बाद 1952 में पहला सार्वत्रिक चुनाव हुआ और 1952 के पहले इस देश में एक सरकार भी बनी थी। उस सरकार नेहरू की सरकार थी और नेहरू के सरकार के समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 8 अक्टूबर 2051 को, 8 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संसद में एक सवाल उठाया था कि भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग कौन है, इसकी समीक्षा की जाए और जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उन लोगों के बारे में जो है कौन है, इसका निर्धारण करने के लिए राष्ट्रपति अपने अभिभाषण से, अपने अधिकारों से एक समिति गठित करे। सरकार ने इसके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का रिस्पांस ना देने के कारण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 8 अक्टूबर 1951 में अपना लॉ मिनिस्ट्री का रिजाइन दिया। लॉ मिनिस्ट्री का रिजाइन जो दिया, उसको 11 अक्टूबर 1951 में स्वीकार किया गया और स्वीकार करने के बाद तब से लेकर ओबीसी कौन है, इसके लिए कोई कमीशन गठित नहीं हुआ। भारत में पहला कमीशन गठित हुआ, जिस कमीशन का नाम है काका कालेलकर कमीशन। इसको कालेलकर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ये काका कालेलकर कमीशन पहला लोकसभा के चुनाव के बाद 29 जनवरी 1953 को ये कमीशन गठित हुआ। इस समिति के जो प्रेसिडेंट थे, ये काका कालेलकर थे और काका कालेलकर के नेतृत्व में ये कमीशन जो है पूरे देश भर में घुमा। उन्होंने चर्चा की, लोगों के साथ मेल मिलाप किया और इस कमीशन ने 30 मार्च 1955 को अपना रिपोर्ट पब्लिश किया और उस रिपोर्ट को ही काका कालेलकर कमीशन का रिपोर्ट कहा गया है। और इस कमीशन ने देश के 28 राज्यों में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग गांवों में, कस्बों में जाकर विजिट करने के बाद एक सर्वे किया
और उस सर्वे के तहत उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें की। उसमें की 1 नंबर की सिफारिश थी, वो ये थी कि जातवार गणना 1951 की जो सेंसेक्स 1961 की जो सेंसेक्स होगी वो जातवार होनी चाहिए। मतलब जातीय आधारित जनगणना करने की पहली सिफारिश जो है काका कलेकर कमीशन के द्वारा की गई थी। ये जातवार गणना क्यों होनी चाहिए, जातीय आधारित गिनती क्यों होना चाहिए, इसके सिफारिश के ब्रीफ में जाने के बाद उन्होंने कहा कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग की कौन सी जातियां है, उनके अंदर शैक्षणिक पिछड़ापन कितना है, सामाजिक उनके साथ क्या भेदभाव होता है, उनके साथ छुआछूत तो नहीं होती है लेकिन उनका सामाजिक दर्जा जो है कितना नीचे गिरा हुआ है, उस इंडेक्स का, उसके आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए जातवार गणना होगी। तो जातवार गणना होने के माध्यम से सरकार के पास आंकड़े आएंगे, सरकार के पास आंकड़े आने से ओबीसी के उद्धार के लिए या उनके डेवलपमेंट के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए कार्रवाई की जा सकती है। मतलब जातवार गणना या कास्ट सेंसस की पहली सिफारिश जो है काका कालेकर कमीशन ने की थी। उस कमीशन ने जब सिफारिश की तो उन्होंने कहा था कि 1931 में जब भारत आजाद नहीं हुआ था उस समय ये आंकड़े जो है भारत में सबसे ज्यादा है, ये लगभग 69.7% है, जो कि फिर बाद में उसका वेरिफिकेशन करने के बाद 52% है और इनकी लगभग 3000 से ज्यादा जातियां है। इन जातियों को अगर अधिकार देना है तो उसके लिए उनकी जनगणना होनी जरूरी है। उन्होंने कहा कि हो सकता है 1941 में जनगणना नहीं हुई है, जातिगत आधारित गणना नहीं हुई है, इसके लिए उनका थोड़ा बहुत विकास हुआ होगा तो उसकी जानकारी मिलेगी। भारत और पाकिस्तान का विभाजन होने के कारण जो कुछ संख्या, जो जनसंख्या है पाकिस्तान के साथ गई, उसका भी विश्लेषण हो सकता है, इसीलिए जातवार गणना करनी चाहिए। ऐसा काका कालेकर ने 1961 में जातवार गणना की पहली सिफारिश उन्होंने अपने रिपोर्ट में की। उन्होंने उसी सिफारिश में दूसरा मुद्दा जो कहा था, उन्होंने क्या कहा था कि भारत देश में छुआछूत ना होते हुए भी, जो जंगलों में नहीं रहते हुए भी ऐसे कुछ जातियां हैं, उनका पिछड़ापन क्यों है, वो ऐसी कौन सी जातियां है पिछड़ी, इसका अध्ययन भी इसके माध्यम से हो सकता है। इसलिए जातियों का पिछड़ापन ढूंढने के लिए इस तरह ढूंढना चाहिए, ऐसी उन्होंने सिफारिश की थी। तीसरा मामला उन्होंने कहा था SC/ST के अलावा जितनी भी महिलाएं हैं उन सारे महिलाओं को पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाए, क्योंकि भारत देश में SC/ST के अलावा जितनी भी महिलाएं हैं वो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति में सबसे ज्यादा पिछड़ी है, इसे उनको भी उसमें लिया जाए, ये भी सिफारिश उनके द्वारा की गई थी। और सबसे अंतिम सिफारिश उन्होंने कही थी कि 70% रिजर्वेशन जो पिछड़ी जातियां है उनको टेक्निकल एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में देना चाहिए। ये सिफारिश के साथ उन्होंने अपनी रिपोर्ट, जिसमें कुल 3890 पेज है, जिसमें अलग अलग राज्यों का डेटा है, उसके साथ उन्होंने स्वीकार की। 1955 में जब रिपोर्ट सबमिट हुआ, रिपोर्ट सबमिट होने के बाद उसके ऊपर 6 से 7 महीना गहरा अध्ययन होने के बाद फर्स्ट गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उस रिपोर्ट को अस्वीकार कर लिया। और रिपोर्ट को अस्वीकार करने से काका कालेकर कमीशन भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग कौन है, अन्य पिछड़ी जातियां कौन है, ये आइडेंटिफाई होने के लिए मुश्किल हुआ, इसीलिए अन्य पिछड़े वर्ग की कोई डेफिनेशन हो नहीं पाई। ये सारा जब मामला चल रहा था, उसी के बाद भारत देश में 1979 को मोरारजी देसाई की सरकार आई, जनता पार्टी की सरकार आई, और जनता पार्टी के सरकार का एजेंडा ही ये था, उनकी घोषणा ये थी कि हम अन्य पिछड़े वर्ग का आइडेंटिफिकेशन करेंगे और अन्य पिछड़े वर्ग का आइडेंटिफिकेशन करके उनको हम लोग उनके संख्या के अनुपात में राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में और नौकरियों में आरक्षण देंगे। ऐसे मोरारजी देसाई की सरकार ने किया, आश्वासन दिया। लेकिन मोरारजी देसाई की जो सरकार है वो अपना आश्वासन पूरा नहीं कर पाई। इसी का परिणाम यह हुआ कि बाद में
बिपिन चंद्र जो मंडल है, जो अनुसूचित जाति के थे, उनके नेतृत्व में 1980 में पहली बार, दूसरी बार जो पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया उसका नाम था मंडल कमीशन। और मंडल कमीशन के सिफारिश के आधार पे उन्होंने कहा था कि भारत में लगभग जो है 3743 जातियां जो है वो ओबीसी में आती है और उनके आर्थिक, सामाजिक, राजकीय जीवन के पिछड़ेपन के आंकड़े उन्होंने प्रस्तुत किए थे। ये आंकड़े प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा था कि जिसे अन्ना पिछड़ा वर्ग कहा जाए, ऐसे 3743 जातियां है। ये 3743 जातियों में से सारे जातियां जो है उनका प्राथमिक शिक्षण भी पूरी तरह से, शिक्षा भी उन्होंने पूरी तरह से हासिल नहीं की है। इनमें से 92% लोग ऐसे हैं कि जिनके पास कोई भी प्राथमिक शिक्षा उनको नहीं मिली है। उन्होंने 1951 से लेकर 1952 से लेकर 80 तक का जो उन्होंने रिसर्च किया, उस रिसर्च के आधार पे और उसके बाद भी उन्होंने जो कार्य किया उसके आधार पे उन्होंने कहा था कि देश के कुल प्रशासन में जो भी क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक, ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक, ये जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, इनकी जो भागीदारी है वो 2% से भी कम है। तीसरी बात उन्होंने कहा, ये जो बहुत महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा कि इन लोगों के पास किसी भी तरह के साधन संसाधन नहीं है, केवल मात्र इनके साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं होता है। ये सबसे ज्यादा पिछड़ा वर्ग है और यही बात उन्होंने कमीशन के माध्यम से रखने का प्रयास किया। ये 1980 में जो रिपोर्ट आया था, उस 1980 में जो आया हुआ रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को लागू करने के लिए अगले 16 साल लगे और 16 साल में 1996 में वीपी सिंह की सरकार आई, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आई और उस सरकार ने इस काका कालेलकर कमीशन के जो आंकड़े हैं उस आंकड़ों को लागू करते हुए उन्होंने देश में 27% आरक्षण डिक्लेयर किया। काका कालेलकर कमीशन ने आर्टिकल 340 में अन्य पिछड़े वर्ग की जो डेफिनेशन की थी, उस डेफिनेशन में कहीं भी आर्थिक ही आधार नहीं था, लेकिन उन्होंने आर्थिक आधार पे गणना करने के कारण जो पिछड़ा वर्ग है उनके पास खेती है, वो खेती भले ही उपजाऊ नहीं थी या खेती से ज्यादा उत्पादन नहीं होता था, फिर भी खेती के आधार पे उनको वहां से कुछ जातियां बाहर निकली और इसमें से केवल 27% ओबीसी को आरक्षण जो है लागू हुआ। ये आरक्षण जो है जब लागू होने की प्रक्रिया शुरू हुई तो 19 सितंबर 1990 में दिल्ली के एक कॉलेज में राजीव गोस्वामी के नेतृत्व में पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए जो आंदोलन चल रहा था उसका विरोध करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पे डेमोन्स्ट्रेट हुआ और दिल्ली समेत देश के अलग हिस्सों में 200 से ज्यादा जो लोग हैं उन लोगों ने आत्मदाह किया, खुद को जला लिया और जलाकर जो मंडल कमीशन का आया हुआ है रिपोर्ट, इसको विरोध करने का काम किया। ये करते करते आपको अगर देखा जाए तो एक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। एक मिस्टर चौहान है, उस चौहान जी का 24 सितंबर 1990 में इसी ओबीसी आरक्षण का विरोध करते हुए मृत्यु हो गया और मृत्यु होने से अन्य पिछड़े वर्ग के अधिकार का जो आंदोलन है या अधिकार है, उस अधिकार के ऊपर बहुत बड़ा ग्रहण लग गया, वो अधिकार उनको नहीं मिला। इसी समय 92 में इंदिरा साहनी वर्से बनाम भारत सरकार नाम का एक सुप्रीम कोर्ट में केस चला। उस सुप्रीम कोर्ट में जब केस चला था उसमें हालांकि ये ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया है कैसे असंवैधानिक है, इसको लेकर केस चला और यह केस जब चला तो इसको जो है 93 में 9 जजेस के बेंच ने सुना और सुनने के बाद इसमें जजमेंट आया और जजमेंट आने के बाद इस जजमेंट के कुछ अंश इस तरह से थे, उन्होंने कहा था कि अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण ये असंवैधानिक है। ये इंदिरा साहनी के केस में जो जजमेंट आया, ये जजमेंट आने के बाद भी कैसे असंवैधानिक है वो जजमेंट में आया ही नहीं। हालांकि भारत के संविधान के आर्टिकल 340 में ओबीसी कौन है
इसका खोज करने के लिए कहा था और उसी के तहत भारत के संविधान का आर्टिकल मौलिक अधिकार में जो 15(4) है, उस 15(4) के तहत उनको विशेषाधिकार देने के लिए बात कही थी। वो विशेषाधिकार देने के बजाय 15(4) में इसको विशेषाधिकार देने के बजाय 16(4) में इसकी व्यवस्था करने के बजाय उन्होंने ऐसा जजमेंट दिया कि ये आरक्षण जो है संवैधानिक है। दूसरा, इस जजमेंट का जो हिस्सा था, जो संविधान में कहीं पर भी सीलिंग नहीं लगाया हुआ है, उन्होंने संविधान में ना सीलिंग लगाते हुए इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार, इस केस के जजमेंट में 50% का एक लिमिट लगा दिया। और इसी जजमेंट का तीसरा हिस्सा जो था, उसमें ओबीसी को क्रीमीलियर, मतलब आर्थिक सक्षमता के आधार पे या आर्थिक सक्षम होने के आधार पे उनका आरक्षण डिनाय किया जाएगा। उसको गरीबी उन्मूलन का, जो कि मूलतः संविधान ने इसे प्रतिनिधित्व का अधिकार कहा, उस प्रतिनिधित्व के अधिकार को खत्म करने के लिए उसमें जो है एक और नया कंसेप्ट जोड़ा गया, वो था क्रीमीलियर का कंसेप्ट। और क्रीमीलियर के कंसेप्ट के माध्यम से ओबीसी का 1950 से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के माध्यम से जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन को सही तरीके से ना लेते हुए उस आंदोलन को डाइवर्ट करने का काम इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इस जजमेंट 1992 में ये सारा हुआ। और उसके बाद 1955 में 77वीं घटना दुरुस्ती, 77वां संविधान में संशोधन करके इसको ओबीसी को 27% आरक्षण देने का और क्रीमीलियर के साथ देने का उन लोगों ने प्रावधान करने के किया गया। वास्तविक देखा जाए तो पहला जो आयोग था, उस पहले आयोग ने जो बातें कही थी, अगर उन बातों को अगर सही तरीके से लागू किया होता तो आज अन्य पिछड़े वर्ग की समस्या नहीं होती। इसी का दूसरा हिस्सा अगर देखा जाए कि 2011 में, आज भी सरकार जो है 2011 में जो सेंसेक्स हुआ, जिसमें आर्थिक पिछड़ा वर्ग का भी सेंसेक्स हुआ, जो सदोष है, उस सदोष आंकड़ों को भी सरकार आज के तारीख में जो है सही तरीके से उसको एक्सपोज करने का काम नहीं कर रही है। अगर इसको सही तरीके से लागू किया होता तो 2011 के सेंसेक्स में जो चीजें मिले वो नहीं होती। नंबर 1, 2011 का सेंसेस ऐसा कहता है कि ओबीसी में 2 वर्ग है, जो एक आर्थिक संपन्न वर्ग है लेकिन शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टया पिछड़ा हुआ वर्ग है। इस वर्ग का राजनीति में परसेंटेज कुछ राज्यों में है, जैसे कि महाराष्ट्र में मराठा वर्ग जो है वो राजनीति में उसका परसेंटेज है, जैसे कि जाट और गुर्जर का भी है, लेकिन उनका सामाजिक और शैक्षणिक और देश के प्रशासन में कोई तबका नहीं है। ये बात 2011 के सेंसेक्स में। दूसरी 2011 के सेंसेक्स में क्या है, अन्य पिछड़ा वर्ग के पास 1951 में जितने % तक खेती थी, वो खेती घटते घटते आज के तारीख में अन्य पिछड़े वर्ग के पास खेती जो है केवल मात्र 16 या 17% खेती बची हुई है। और इन 16 और 17% खेती में से ज्यादातर जो आने वाले मौसमी बरसात है उसी के ऊपर डिपेंड खेती है। इसका मतलब है कि अन्य पिछड़े वर्ग जो है खेती को मद्देनजर रखते हुए वो सारा का सारा मामला हो रहा है। तीसरी बात ऐसी कही गई है कि अन्य पिछड़े वर्ग का आजादी के इतने सालों के बाद 2011 तक लगभग 50 से 2011 तक, मतलब 61 ईयर में भी उनमें जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट का तबका बढ़ना चाहिए था वो केवल 1.2% बढ़ा है। इसका मतलब ना के बराबर बढ़ा है। खास करके ओबीसी के जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं की आर्थिक स्थिति जो है ज्यादा ही विकट हो रही है। ये सारी बातें जो है वो देखने के लिए मिली है। इसलिए अगर भविष्य में ओबीसी को, अन्य पिछड़ा वर्ग को उनके हक अधिकार देना है तो उनके लिए कुछ सिफारिशें जो उस समय काका कालेकर कमीशन ने कही थी, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कही थी, उन सिफारिशों को लागू करना चाहिए और वो इस तरीके से होनी चाहिए। नंबर 1, जैसे भारत में 2020 में
बिना मांगे ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया और ईडब्ल्यूएस आरक्षण 10% देने के बाद जो 50% जो सीलिंग लगा था वो सीलिंग को हटाकर, जैसे उस सीलिंग को वहां से ब्रेक हो गया, 50% आरक्षण के ऊपर चला गया, इसी तरीके से इस सीलिंग को हटाकर अन्य पिछड़ा वर्ग को कास्ट सेंसस करके उनके संख्या के अनुपात में शिक्षा, नौकरियों में आरक्षण दिया जाए। नंबर 1। नंबर 2, अन्य पिछड़ा वर्ग जो है ज्यादातर भूमिहार है, भूमि करता है, खेती किसानी करता है, वो ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में रहता है, इसलिए ग्राम सुधार, भू सुधार के लिए अन्य पिछड़े वर्ग को जाति आधारित जनगणना करके वहां की आर्थिक स्थिति को भांपकर वहां उनको उस तरीके से मद्देनजर रखते हुए इस देश का बजट डिजाइन किया जाए ताकि अन्य पिछड़े वर्ग का अपलिफ्टमेंट हो। 3 नंबर की सिफारिश इसमें होगी कि जो काका कालेलकर कमीशन ने जो कहा था, काका कालेलकर ने 3743 जातियों का उल्लेख किया था, लेकिन 1968 में जो शेड्यूल कास्ट से धर्म परिवर्तित जो ईसाई थे उनको भी ओबीसी में डाल दिया है। इसलिए जब इसके बाद जब बात होगी तो ये अन्य पिछड़े वर्ग में जो मुस्लिम या अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोगों को उसमें डाला गया है उनको भी देखकर उनकी संख्या के अनुपात में रिजर्वेशन दिया जाए, ये उसका एक सही मायने में ये हो सकता है। तीसरा, ये आरक्षण या आरक्षण की लड़ाई के लिए ओबीसी नेता जिस तरह से उदासीन है, उनके पास कोई भी प्लानिंग नहीं है, उनके अंदर जाकर उनको प्रबोधित करने का काम भी जो है जन संगठनों के माध्यम से होना चाहिए। देश में अन्य पिछड़ा वर्ग के कई सारे नेता है, जैसे कि उस समय 90 के दशक में लालू प्रसाद यादव ने मंडल कमीशन का आंदोलन चलाया था। ऐसे ही आज वर्तमान में कई सारे राजनीतिक, कई सारे सामाजिक कार्यकर्ता है जो ओबीसी के हक और अधिकार को लेकर आंदोलन चला रहे हैं। उनको लेकर उनके साथ गवर्नमेंट ने बैठक करके 2021 की जनगणना जो है, सेंसेक्स है, उनके साथ बैठक करके करना चाहिए, ऑन पेपर करना चाहिए, ना कि ऑफलाइन करना चाहिए, ना कि ऑनलाइन करना चाहिए, उसको सही मायने में करना चाहिए। इस रिक्वेस्ट के साथ अन्य पिछड़े वर्ग को उनके हक और अधिकार देने के लिए सही तरीके का आंदोलन चलाने के बारे में अगला एपिसोड बनाया जाएगा। इतना आपने सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। धन्यवाद सर।